जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इराक में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर ईरानी समर्थक संगठन का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, भारी तबाही, कई अमेरिकी सैनिक घायल। वहीं दूसरी ओर इजरायली अपराध पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री का सख्त बयान। इस बीच नेतन्याहू घर में हुए कैद, तेल अवीव में भारी हंगामा, इस्तीफा की मांग, कैदियों को वापस लाने की गुहार। इसी के साथ आपको बताएंगे रूस की सीमा पर गरजेंगी नाटो की तोपें। कोल्ड वार के बाद पहली बार इतना बड़ा जमावड़ा, उतरेंगे 90,000 सैनिक। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे ऑफिशियल चैनल MW न्यूज को यूट्यूब ने बंद कर दिया है, क्योंकि हम सच्चाई दिखा रहे थे, लेकिन मेरी आवाज रुकने वाला नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को उसी तरह प्यार दें जिस तरह उसमें दे रहे थे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान समर्थित संगठन ने इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना के अड्डे पर हमला किया है। बयान में कहा गया है कि प्रतिरोध संगठनों के दागे हुए अधिकांश मिसाइलों और रॉकेट को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ बेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक मिसाइल और रॉकेट के हमले से बेस को काफी नुकसान पहुंचने की बात की जा रही है। हमले के बाद बेस में मौजूद बहुत से अमेरिकी सैनिक फिलहाल ट्रामा में हैं। अमेरिकी सेना के बयान में कहा गया है कि कई सैनिकों के चोट का मूल्यांकन किया जा रहा है। अमेरिका ने इन सैनिकों को इराक और सीरिया में ISIS आतंकवादियों से लड़ने के बहाने तैनात किया है, लेकिन ये खुद सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक इस मिलिट्री बेस पर कई बार हमले हो चुके हैं। इस हमले का दावा इराक में इस्लामी प्रतिरोध ने किया है, जो ईरान से जुड़े सशस्त्र समूह का एक गठबंधन है। यह गठबंधन गाजा युद्ध में इजरायल के लिए अमेरिकी नीति का विरोध करता है। इस्लामी प्रतिरोध ने बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले कुछ समय से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर कई बार हमले किए गए हैं। पहले इन हमलों में कम तकनीक वाले रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। यह हमला 7 अक्टूबर को इजरायल हमास युद्ध के फैलने के बाद बड़े तनाव के बीच हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि लगभग शाम 6:30 में 20 जनवरी को पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ईरानी समर्थित संगठनों द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट लॉन्च किए गए। अधिकांश मिसाइलों को बेस की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोक दिया गया, जबकि अन्य ने बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। नुकसान का आकलन जारी है। कई अमेरिकी कर्मियों का दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों के लिए मूल्यांकन चल रहा है। कम से कम एक इराकी सेवा सदस्य घायल हो गया। दरअसल शनिवार शाम को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के 5 सदस्य मारे गए थे। ईरान ने इस हमले के बाद इजरायल को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। पिछले सोमवार शाम को ईरान ने खुद उत्तरी इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में एक घातक हमला किया था। तब ईरान ने दावा किया था कि उसने ज़ायोनी शासन मोसाद के जासूसों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साइट को निशाना बनाया था, और इस हमले में कई मोसाद जासूस भी मारे गए थे। वहीं दूसरी ओर जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इराकी सरकार द्वारा गाजा पट्टी पर हमला युद्ध अपराध है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर खासाउने ने गाजा वासियों के हक में इजरायल द्वारा किए जा रहे अपराधों की ओर संकेत करते हुए इन अपराधों के समाप्त किए जाने पर जोर दिया। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार बिशर खासाउने ने एक बयान में दुनिया के कुछ देशों का आह्वान किया है कि वो गाजा पट्टी में हो रहे नरसंहार और हत्या को रोकने के लिए इजरायली सरकार पर अपने ताकत का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी पर इजरायल के सभी हमले युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है। इसी प्रकार जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश के संसद में गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले और फिलिस्तीनियों के जबरन बेदखली को जॉर्डन की रेड लाइन बताया, और कहा था कि फिलिस्तीनियों के जबरन बेदखली के लिए किए जाने वाले हर प्रकार के प्रयास को हम जंग की घोषणा के समान समझते हैं। इसी प्रकार जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत जॉर्डन फिलिस्तीनियों की सेवा में है और इजरायली आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए सभी विकल्प मेज पर है। याद रहे कि जॉर्डन के लोग भी फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के समर्थन में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, और इस देश की राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इस बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि
7 अक्टूबर से अब तक इजरायली बर्बर हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 25,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 62,000 से ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर इजरायली कैदियों के परिजनों ने गाजा युद्ध के खिलाफ और अपने रिश्तेदारों की रिहाई के लिए तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और गाजा में युद्ध जारी रहने के कारण 100 से अधिक बंदियों को रिहा कराने में उनकी सरकार की विफलता और युद्ध विराम न किए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। तेल अवीव की सड़कों पर इस समय भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित है और लगातार नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जहां नेतन्याहू के घर को घेर लिया है, वहीं वो उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अपनी जिद के आगे हमारे रिश्तेदारों की जान से खेल रही है। दरअसल बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने कहा कि उन्होंने 105 दिनों की भीख मांगी थी और अब सरकार से नेतृत्व दिखाने और बंधकों को रिहा करने के लिए साहसिक कदम उठाने की मांग की है। इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने उनकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष विराम को एकमात्र तरीका बताया है। एक ऐसा बयान जिसमें ज़ायोनी शासन की वर्तमान रणनीति की आलोचनात्मक थी। बता दें कि तेल अवीव में कड़ी सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव की मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। हजारों लोग इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि यूक्रेन से जारी रूस की जंग के बीच नाटो देशों ने बड़ा फैसला लिया है। नाटो देशों की सेनाएं दशकों का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इसे रूस से निपटने की तैयारी के लिए एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में करीब 90,000 सैनिक हिस्सा लेंगे और ये कई महीने तक चलेगा। नाटो के एक अधिकारी ने बताया कि ये सैन्य अभ्यास रूस को चेतावनी के तौर पर है कि हम नाटो के किसी भी देश की सीमा की रक्षा के लिए तत्पर है और रूस उन पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध में नाटो देशों ने खुलकर हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन यूक्रेन को अप्रत्यक्ष तौर पर हथियार एवं फंडिंग मुहैया कराई है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना को सैन्य ट्रेनिंग भी दी गई है। यहां तक कि फिनलैंड भी इसी जंग के डर से पिछले दिनों नाटो का हिस्सा बना है। यूक्रेन भी ऐसी मांग कर रहा है जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। इस जंग के मद्देनजर यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले फिनलैंड, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों में अलर्ट की स्थिति है और यहाँ नाटो सैनिक तैनात है। कहा जा रहा है कि शीत युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब नाटो के देशों में इतनी सतर्कता बढ़ती जा रही है और वे एक संभावित युद्ध के लिए तैयार हैं। दरअसल 31 देशों के नाटो संगठन की ओर से यह शक्ति प्रदर्शन मायने रखता है। इसका संदेश ये होगा कि नाटो एकजुट है और हमारे संगठन के किसी भी देश पर आंच आई तो हम रूस से लोहा लेने के लिए तैयार है। दरअसल नाटो देशों को डर है कि यूक्रेन के साथ जंग का विस्तार हुआ तो वो भी चपेट में आ सकते हैं। अमेरिकी जनरल क्रिस्टोफर कैवोली ने इस अभ्यास को लेकर कहा कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका, यूरोप और अटलांटिक के देश कैसे एकजुट है और रूस के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। इस तैयारी का लेवल इससे भी समझा जा सकता है कि स्वीडन भी इसमें हिस्सा लेंगे, जो अभी संगठन का हिस्सा भी नहीं है। स्वीडन नाटो में एंट्री के लिए आवेदन कर चुका है और जल्द ही इसे लेकर फैसला हो जाएगा। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ग्रांट शेप्स ने कहा कि हमारी सरकार इस युद्ध अभ्यास में 20,000 सैनिकों को भेजेगी। इसके अलावा फाइटर जेट्स, सर्विलांस प्लेन, वारशिप और पनडुब्बियां भी भेजी जाएंगी। फरवरी से लेकर जून तक इन्हें पूर्वी यूरोप के देशों में तैनात किया जाएगा। यहाँ महीनों तक ये युद्ध अभ्यास चलने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।